मेरा नाम एडवोकेट शानी इलाही है। मैं मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट पे भी मेंबर हूँ, बॉम्बे सेशन कोर्ट पे और बांद्रा कोर्ट पे। मैं 10 से 12 साल प्रैक्टिस में हूँ और ऐसे बहुत बड़े बड़े केसेस, सीरियस केसेस को भी हम ट्रायल चला रहे हैं। मैं बॉम्बे 1993 बॉम्ब ब्लास्ट केस में भी मैं ट्रायल चला रहा हूँ। 2 आरोपियों के लिए मैं उसमें वकील हूँ। साथ ही साथ हीरा गोल्ड का जो स्कैम हुआ था, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा। वो ऑफ द रिकॉर्ड 50,000 करोड़ का स्कैम था और ऑन द रिकॉर्ड वो जो गवर्नमेंट के पास जितने एविडेंस है वो 10,000 करोड़ का स्कैम है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी सीज करा ली और अब ईडी ऑक्शन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर रही है। कम से कम 100 से 200 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी तक बिक चुकी है। तो मेरा ये बोलना है, ऐसे सब चिट एंड फंड के जो केसेस होते हैं, ये शुरुआत में हमें लगता है इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये इजीली ऐसा नहीं है कि हमने कंप्लेंट फाइल की और जिस तरह से 420 में चीटिंग मैटर होते हैं कि हमने आरोपी को पकड़ा, वो जेल चला गया, फिर बाद में एक कंपाउंडिंग मैटर होता है, वो सेटलमेंट होता है, फिर जो भी है कंप्लेनेंट और विक्टिम के जो साथी जो सेटलमेंट होता है वो अमाउंट में ही जाता है। लेकिन यहाँ पर एक केस अलग है। आपके केस में ऐसा है कि आप लोगों ने ट्रांजैक्शन ज्यादातर, जहां तक मुझे मालूमात है, कैश में किया है। कैश में किया है आप लोगों ने। तो ज्यादातर गवर्नमेंट क्या देती है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, जो EOW इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग, जो करोड़ के ऊपर के जो मैटर होते हैं वो पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेट नहीं होते, वो मैटर EOW में रेफर किए जाते हैं, क्योंकि पुलिस के पास इतनी क्षमता नहीं होती है उसको इन्वेस्टिगेट करने की। तो उसके लिए खासकर एक सेल बनाया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसके ऑफिस स्थित मुंबई में है। तो जहां पर वो लोग प्रॉपर तरीके से इस मैटर की इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कैसे पैसा लिया जाता था, कैसे दिया जाता था, आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, आपको दिया जाता था, ये सब चीजें आपको वो लोग, आपकी जो फॉर्म दिए जाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट प्रूफ रहते हैं, उसमें वो लोग मेंशन करके देते हैं। लेकिन मेरा ये बोलने का मकसद है कि अब तक मैंने लास्ट टाइम भी यहाँ पर एक दो बार कुछ लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं आया था, मैं उन लोगों को यही कह रहा था कि जो लोग कंसर्न अपने अपने एरिया में रहते हैं, जैसे कुछ लोग वाशी से हैं, तो वाशी के पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर्ड करा सकते हैं। तो कल्याण के पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर्ड करा सकते हैं। कुछ लोग बॉम्बे से हैं, लेकिन मुंबई एक सिटी है और सिटी में एक ही FIR रजिस्टर्ड हो सकती है। तो जिस तरह से ये लल्लूबाई कंपाउंड जो पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे एक FIR रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन अब इन्वेस्टर्स का ऐसा कहना है कि उनके डॉक्यूमेंट EOW फॉरवर्ड कर दिया गया, लेकिन EOW में भी बहुत लंबी प्रोसीडिंग है। वहां मुझे नहीं लगता वहां पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। स्टेटमेंट के बाद वहाँ पे प्रोसीडिंग है, जब चार्जशीट फाइल होगी तो जितने स्टेटमेंट जिनके रिकॉर्ड हुए इन्वेस्टर्स के, वो स्टेटमेंट के साथ ही ये जो जब भी रिकवरी होगी, जैसे कितने आरोपी है, कितने अभी एब्सकॉन्ड है, मतलब अभी भागे हुए हैं, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, सबसे पहला टारगेट होगा कि उन्हें कैसे अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करने के बाद किस तरह से उनकी प्रॉपर्टी कहाँ उन्होंने खरीद रखी थी, कंपनी के नाम पे या अपने बच्चों के नाम पे या अपनी फैमिलीज के मेंबर्स के नाम पे, तो उस प्रॉपर्टी को सबसे पहले EOW का काम होता है उसे सीज करना, सीज करके अपने ताबे में लेना। उसके बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली जाती है। जब ये केस आरोपी अपनी बेल मांगता है, जब अरेस्ट होने के बाद, तो आरोपी को बेल उस बिना पे दी जाती है कि आप इनका पैसा कैसे दोगे और क्या बुनियाद पे दोगे। आप मान लो, अभी कुछ लोग कहते हैं, ये एक एजम्पशन है कि कुछ लोग कहते हैं 4,000 करोड़ का स्कैम है, कुछ लोग कहते हैं 2,000 करोड़ का है, कुछ लोग कहते हैं 1,000 करोड़ का। देखिए, ये सब बोलने की बात है, जब तक ऑन रिकॉर्ड एविडेंस, जब जिसे कहते हैं ऑन रिकॉर्ड पे जब तक मालूमात नहीं होगी, तो ना मैं कुछ बोल पाऊंगा, ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कुछ बोल पाएगी। उसके लिए कैसा है, पेपर वर्क आपका बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। सबसे पहले जो हम कैसे उनसे व्यवहार करते थे, कैसे हम पैसा लेते थे, देते थे, या हमारे अकाउंट में आता था या हम उनके अकाउंट में फॉरवर्ड करते थे, उनकी कंपनी के अकाउंट में फॉरवर्ड करते थे, जो भी स्टेप थे, वो सब चीजें हमें कंप्लेंट के साथ
जो हमारे साथ एक उन्होंने आपके साथ कोई एक एग्रीमेंट बनाया होगा, वो एग्रीमेंट के साथ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और साथ ही साथ ये एग्रीमेंट लगाकर अगर जिन्होंने अकाउंट टू अकाउंट दिया है तो अकाउंट की डिटेल होती है, ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में कितना पैसा आया वो रिफ्लेक्ट होता है, कितना डिडक्ट हुआ वो भी रिफ्लेक्ट होता है, कितना उनको रिसीव हुआ, तो वो सब चीजों को उनके भी डॉक्यूमेंट आपको निकालने पड़ते हैं और वो अटैच करके कंप्लेंट को आपको कंसर्न पुलिस स्टेशन या कंसर्न इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिया जाता है। तो मेरा बोलने का सवाल है, अभी जैसे ये इस्माइल भाई है और ये चाचा है, बहुत लोग मेरे पास आए, इनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने अभी तक लोगों को यही कहा कि अब तक क्या हुआ, अब तक कौन सी स्टेज पे मैटर पहुंचा, लेकिन लोगों ने कहा कि कुछ नहीं, वो बेल के लिए आया, कोई एडवोकेट थे उनके लिए अपीयर हुए और बाद में अभी मैटर ठंडे बस्ते में चला गया, कोई इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, ईओडब्ल्यू में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन ने सिर्फ 125 इन्वेस्टर्स के नाम लेके ईओडब्ल्यू को फॉरवर्ड कर दिए हैं। देखिए, उसमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का मसला है, इसको प्रॉपर तरीके से फॉलोअप किया जाएगा, जब जाके ये अपनी पूरी एंड तक पहुंचेगा ये केस। नहीं तो हम सिर्फ लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगाएंगे, वो सब हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ क्या है ना, इस केस को एंड तक, उस केस की हमें जीत तक, यानी हमारा मकसद ये है किसी तरह से इन्वेस्टर्स का अमाउंट उन्हें रिटर्न मिल जाए, जो आप लोग का भी यही मंशा है, ठीक है ना। अब इसमें मुझे भी मालूम है, जब चिट एंड फंड के स्कैम होते हैं तो जो आरोपी होते हैं वो लोग पहले कैसा रहता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर एरिया देखते हैं, स्लम एरिया में सबसे जो स्मॉल पॉकेट रहते हैं, जो जल्दी इनकी बातों में आ जाते हैं, ये रिटर्न अमाउंट ज्यादा दिखाकर, एक लालच दिखाकर ये लोग उनको पैसा हड़प लेते हैं। लेकिन जब वो पैसे कौन सी कंपनी में लगाते हैं, कैसे लगाया जाता है, कितना लिया जाता है, वो सब रिकॉर्ड पे रहता है। वो कितने भी बड़े से बड़े स्कैम हो, आज जेल की सलाखों के पीछे है, और अगर जेल से छूटे भी हैं तो कोर्ट पे, अभी आपने सहारा सिंह का मैटर देखा होगा, वो मर गए, सहारा सिंह की डेथ हो गई, लेकिन अमाउंट आज भी सेबी रिटर्न दे रही है। टाइम लगा इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन आज भी सेबी वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो पैसा रिटर्न दे रही है। वो कैसे रिटर्न दे रही, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, कोर्ट टू कोर्ट, एजेंसी, पुलिस स्टेशन, कंसर्न ऑफिसर, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, ये प्रॉपर रहा। अगर जब हम ये सब चीज नहीं करेंगे, सिर्फ हम आरोप लगाएंगे, हम आरोपी के घर चले जाएंगे, वहाँ मीन्स मोर्चा वोर्चा कर देंगे, ये सब चीजें होंगी तो केस हमारे ऊपर रजिस्टर्ड होगी। ये कभी याद रखिए, कानून आपको हाथ में नहीं लेना है, कानून के लिए प्रोसीडिंग है, आपको कंसर्न पुलिस स्टेशन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वहां तक जाकर आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा के ऑफिसर को बताइए। मान लो अगर वो ऑफिसर नहीं सुनता है तो कोर्ट में जो जज साहब को बताइए कि किस तरह से ये केस फ्लो चल रहा है, अब तक ये आरोपी का हमने इन्हें घर भी बताया, उनकी प्रॉपर्टीज बताई, न सीज हुई है, तो ये सब चीज के लिए ना एक प्रॉपर कंसल्टेशन करना होगा, प्रॉपर तरीके से एक बंदा होगा जो जाके पूरा फॉलो करेगा आपको लेके जाके, तो ये ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई छुपा हुआ नहीं होगा कोई। तो ये सब चीजें हैं, इन्हें मैंने इस्माइल साहब को भी बताया ये सब चीजें। तो हीरा गोल्ड का केस जब शुरुआत हुई थी 2018 में हुई, 2018 में एक केस हुआ था जिसका शुरुआत में मेरे पास सिर्फ एक पहली कंप्लेन थी जिसका 17,90,000 था। एक पहली कंप्लेन आई थी जिसका नाम शाहजहां था, लाला सुपारा की रहने वाली थी, तो मुझे भी लगा ये कोई नॉर्मल 420 का केस है, चीटिंग का केस है। तो 17,90,000, आप शायद बिलीव नहीं करेंगे मेरी बात पे, 3 दिन के अंदर उसके अकाउंट में मैंने 17,90,000 रिटर्न करा। कितने दिन के अंदर? लेकिन वो बोलते हैं ना, इसे कहते हैं लालच। जब वो औरत के अकाउंट में 17,90,000 आ गए तो औरत ने मुझे क्या जवाब दिया बताए, आप कौन है, मैं आपको पहचानती नहीं हूँ। सुनिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो मैंने उसकी कोई ईओडब्ल्यू में कंप्लेन नहीं की थी, मैंने कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया था, एक ऑफिसर था मेरा पहचान का, मैंने उसे सेटअप किया था, मतलब तेरा जो है मैं तुझे करवाऊंगा, लेकिन तू ये काम करवा के दे। 420 का केस था, मेरे कॉन्टेक्ट थे, तो 3 दिन में जब वो लेडी को आप सोच सकते हो 17,90,000 मिले, तो उसके बाद वो बोलती सर आप कौन हो, उससे पता चलता है कि अब मैं चाहता तो मैं बहुत कुछ बता सकता था मैं कौन हूँ,
जब मैं 17,90,000 दिला सकता हूँ तो मैं 70,90,000 निकलवा भी सकता हूँ। लेकिन मुझे था वो एक बेवा थी, मैंने बोला जाने दे भाई, तेरा बात तेरे साथ, तूने लिया ऊपर वाला देखेगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद तो वो गायब हो गई। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हीरा गोल्ड में मैंने जितनों की कंप्लेंट कराई थी, जितने मेरे साथ थे, उन सबका पैसा मैंने दिलवा दिया, जितने लोग मेरे साथ जुड़े। बाद में पहले लोगों ने मुझे बहुत गालियां दी। मैं बता दूं इस केस में कैसे चलता है। अरे ये एडवोकेट है, ये क्या कर लेगा, अरे ये कल का बच्चा है। वो आजकल गलियों में रहते ना, तो छोटे छोटे चिल्ले पिल्ले भाई जो अभी अभी पैदा हुए हैं, तो वो हाँ, और हमारी वकालत वाइट बार कोर्ट में ही वो हुए, तो बड़े बड़े भाइयों बहनों को देखिए बड़े हुए। तो कैसा है ना कि किसी को डिमोटिवेट करना, ये नहीं कर पाएगा, अरे वो नहीं करेगा, मैं कहता हूँ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरी नियत साफ थी, मेरी एक मंशा थी कि मैं इन लोगों को पैसा दिया। लोगों ने ये भी पूछा, अरे वकील दिख जाएगा, बोलते हैं ना, अरे ये वकील को तो ऑफर आ गया रहेगा। अरे अभी तक मुझे भी कितने लोग बोल रहे हैं वकील साहब तो ले चुके, बोलते हैं ना। हीरा गोल्ड में आपसे मालूम है 50,000 करोड़ का स्कैम था। कितना? 50,000 करोड़। उसमें जितने वकील थे सब सेटअप हो गए, सब ले ला के अपनी दुकान साइड में कर ली। मैं आज तक सुप्रीम कोर्ट, शायद आप लोग कुछ लोग मेरे वीडियो देखते होंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट आज भी जाता हूँ, मैं आज भी उसके खिलाफ लड़ता हूँ। पिछली डेट को भी उसका वारंट इशू हुआ, उसको जेल डालने बोल दिया है, और उसको अब ये भी ऑर्डर दे दिया अगर 2 महीने के अंदर वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए साइन करने रजिस्ट्रेशन ऑफिस नहीं जा रही, तो उसको बोल दिया है, ईडी को ऑर्डर दे दिया है कि पूरी प्रॉपर्टी अब रजिस्टर को ऑर्डर दे दिया कि ईडी को पार्टी बना के बेच सकती है। अब उसकी जरूरत भी नहीं, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हमारे पास सीज है ईडी के पास। तो ये कैसे हुआ ना, ये बहुत लंबा सफर है, इसमें बहुत 2018 से आज 2026 है, बहुत भागम दौड़ी हुई, अपनी जेब से भी खर्चा हुए, बहुत सारी चीजें हुई। बॉम्बे सेशन कोर्ट से, ईओडब्ल्यू से, एसएफआईओ जो हैदराबाद में है, ये केस ईओडब्ल्यू से एसएफआईओ के पास गया। एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है जो हैदराबाद में इसका हेड ऑफिस, उसके बाद ये केस ईडी को गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और हर एक स्टेट में भी है, मुंबई में भी है। तो हैदराबाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है क्योंकि इसकी सब प्रॉपर्टी ज्यादा हैदराबाद और यहाँ पे मुंबई, नवी मुंबई में जो सब प्रॉपर्टी सीज है। तो कैसा है कि वो रास्ते में आ चुकी है, उसने मतलब आप लोग के पैसे से चुनाव लड़ा, आप लोगों से पैसे से ये बताया कि मैं बहुत बड़ी दीन और इस्लाम को मानने वाली हूँ। अल्लाह ने कोई हदीस में ये तो फरमाया नहीं ना कि तुम दूसरों को मार जपो, दूसरी जगह तालीम सुनाओ और ये हदीसें सुनाओ, नहीं लिखा है ना। तुम जितना करोगे यहीं भर के जाओगे, जितना लूटोगे यहीं देना है, ये हदीस में लिखा हुआ है। जैसा आप लोग पढ़ते हैं नमाज में भी, जितना अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम नमाज का पाबंद हूँ, तो आपको यही भुगतना है, यही देना है। और वो जो बोलते हैं इंसान का एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, उसके बच्चे को कुछ हो गया या उसके रिश्तेदार को, ये अल्लाह की तरफ से होता है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे यहाँ से तुम्हारी औकात दिखा है कि तुम गरीबों की हाय बदुआ लेके कब तक जी लोगे। ये परमानेंट तो कोई है, सब हम टेम्पोररी है, आज है कल जाना है, सबको जाना है। तो यह करोड़ों बगले बांध के क्या छोड़ के जाना है, कोई आगे कोई दूसरा ही कब्जा करने वाला है। तो कैसा है, ये सब बोलने की बात है, बहुत बड़ा है, वो ये कर देगा, फलाना कर देगा। देखो मैं कहना चाहता हूँ, अगर जिस दिन तुम्हारी मौत पक्की है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, चाहे तुम सीएम, पीएम, डीएम कोई भी। और जिस दिन तुम्हारी मौत नहीं है तो लाखों का काफिला भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हारा ईमान मजबूत होना चाहिए, तुम नीयत साफ होनी चाहिए जो काम के लिए निकले। अगर तुम बड़ी बड़ी बातें करके आओगे और चले जाओगे, हाँ भाई मैंने कुछ कर लिया, ये कर लिया, वो अपना काम नहीं। और ये लोग 2 से 3 बार मुझसे मीटिंग करके गए, मैंने इनको जो है प्रोसीजर सब बताई। तो कैसा रहेगा, ये सब केसेस में मेहनत बहुत लगती है, भागना बहुत पड़ता है, तब जाके ये केस अपनी एंड तक पहुंचता है। तो कैसा है कि अब आप लोग के हाथ में, मैं तो एक नॉर्मल एक छोटा सा वकील हूँ, मेरा काम है कि छोटा काम करना, बस आप लोग के हाथ में करना, इन्वेस्टिगेट करवाना, जो मेरे से होगा। मैं कोई शक्तिमान और कोई जादूगर नहीं हूँ, जादू की छड़ी घुमाऊंगा पैसा टेबल पे आ जाएगा, नहीं आएगा। मैं एकदम फैक्ट बोलता हूँ और फेस पे बोलता हूँ, पीठ पीछे नहीं बोलता हूँ। मेहनत लगेगी,
एविडेंस रखने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखने होंगे, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है उस प्रॉपर्टी को सीज करवाना होगा, फिर गवर्नमेंट जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सीज करेगी, फिर उसके बाद कोर्ट ऑर्डर देती है भाई कितना पैसा जमा हुआ, कितनी प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कितना हुआ है, मार्केट की वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से मान लो उन्होंने बोला 100 करोड़ की आ गई, ठीक है, फिर कंप्लेंट देखी जाएगी कि कितने की कंप्लेंट होती है, 1000 करोड़ की हो गई, 500 करोड़ की हो गई, तो अगर जैसे 4000 करोड़ की बोल रहे हैं, ऐसे तो पब्लिक तो मेरे ख्याल से हॉल तोड़ के बाहर चली जानी चाहिए, लेकिन 4000 करोड़ की पब्लिक दिख नहीं रही, ठीक है ना, बोलते हैं सब, आते नहीं है, क्यों नहीं आते मालूम है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसका एक्सपीरियंस है मुझे, जब हीरा गोल्ड में पहली एफआईआर हुई थी जेजे पुलिस स्टेशन में, तो मेरे साथ उस वक्त 11 लोग थे, और मैंने उनको बोल भी दिया, तो सर ये 11 लोग के पैसे दे दो, मुझे केस से कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरे ये 11 लोग हैं, इनका पैसा दे दो, तो उसमें एक बहुत बड़े जरा डॉन किस्म के भाई थे, तो रहते ना थोड़े भाई एरिया में, तो बोले अरे वो अपनी भाईगिरी की भाषा बोलिए, बचकाना क्या करेगा, तो बोला सही बात है, बचकाना कुछ नहीं करेगा भाई, दे दो ना, गरीब लोग है क्या होगा, चल चल जा जो करना है कर लेगा, ये उनके अल्फाज थे। आज ये ऐसे है कि अपना घर छोड़े छोड़े दूसरा दुनिया की स्टेट भागे फिर रहे हैं, हर घर, क्योंकि कभी यहाँ जाते यहाँ पुलिस, वहां जाते वहां पुलिस, क्यों, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से लोगों का पैसा हड़पा है, झूठ बोल बोल के लोगों का लिया है, अपना एक काम था उसको 11 लोगों की दे देते तो 11 लाख लोगों की देने ना पड़ते, अब 11 लाख लोग मांग रहे पैसा, तो अब कैसा है, लोग लेट जागे, ठीक है, लेकिन जितने लोगों का मैंने शुरुआत की थी उन सबका पैसा मिल गया। अब बाद में जो लोग लेट आए, जिन्होंने मेरे ख्याल से 2021 के बाद कंप्लेन की, 21 ये जब एसएफआई सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि एसएफआईओ में आप जाके क्लेम करो, एक डेडलाइन दी, तो वो डेडलाइन के बाद लोगों ने कंप्लेंट शुरू की, तो उनका पैसा अभी नहीं मिलेगा, जब पूरी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, वो प्रॉपर्टी बिकने के बाद एक अमाउंट आएगा, भाई ठीक है इतनी प्रॉपर्टी बिक चुकी है, ये अमाउंट है, अब आप अपने एक कमेटी गठित होगी इसके बाद, पैसा देना आसान है, लेने के लिए बड़ी मुश्किलात करनी पड़ती है, तो वो कमेटी बैठेगी, कमेटी में एक एक करके आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे कि आप ही है, जैसे आपका नाम क्या है, रामती वर्मा जी, तो जैसे आपको बुलाया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपने जो अकाउंट नंबर दिया था वो जब उस कंप्लेंट के टाइम वही है, तो पूरा वेरीफाई होगा, वेरीफाई के बाद आपका डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपने कितना दिया था, क्या दिया था, वो सब उनके पास रिकॉर्ड होगा, फिर आपको दिया जाएगा, डीडी दी जाएगी या एनईएफटी की, या चेक किया जाएगा, तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी तो वहां तक पहुंचने तक लंबा सफर, ऐसा नहीं कि वकील साहब है तो वकील साहब अकेले मेहनत करेंगे, मैं अकेला कोई बहुत बड़ा एक तो मेहनत नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे बहुत सारे अलग भी केसेस है, लेकिन कैसा है आप लोगों को उसमें थोड़ी मदद करनी पड़ेगी कि भाई उनकी कहाँ का प्रॉपर्टी थी, कहाँ का लोग थे, कैसा इन्वेस्टमेंट होता था, कितना प्रॉफिट दिया जाता था, तो ये सब चीजें बताना पड़ेगा आप लोगों को, उसके बाद ये सब चीजें होगी, तो आप लोगों को जो दिल में है वो सवाल पूछिए, मैं सबका जवाब देने तैयार हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये हम लोग अभी फॉर्म भर रहे जमा कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग कब तक कि हम लोग कब तक ये हमारा रिफंड ऐसा हो सकता है, ऐसा हम लोगों के घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, सबको चल रहा है, तो 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, मतलब कुछ तो ऐसा होगा टाइम कि इतने टाइम में हमको पैसा मिल सकता है। मैंने शुरुआत में बोला आप लोगों को कि जितनी वकील साहब की मेहनत रहेगी उतनी आप लोग की मेहनत रहेगी, मैं साल नहीं बता पाऊंगा कितने साल, हो सकता है आरोपी कल अरेस्ट हो जाए, हो सकता है कल अरेस्ट हो जाए और उसकी प्रॉपर्टी 2 महीने 3 महीने में सीज हो जाए, और हो सकता है वो सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाए कोर्ट में, ये भी हो सकता है 2-3 साल वो अरेस्ट ना हो, प्रोसीडिंग चले, लेकिन प्रॉपर्टी उसकी सीज हो बहुत सारी, और अगर वो अरेस्ट नहीं भी हुआ, अपस्कॉन्ड हुआ, तो उसके रिश्तेदार जो मीन्स इसके साथ थे स्कैम में, तो ये कब का सवाल है ना, ये बात का सवाल है। पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा है क्या अभी तक? ईओडब्ल्यू में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ क्या? तो फिर पैसा कैसे मिलेगा? नहीं बता रहा हूँ ना मैं आपको कि ईओडब्ल्यू में जाकर प्रॉपर तरीके से एक एक जन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। अभी चार्जशीट भी शायद फाइल नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से, चार्जशीट से पहले आपके डॉक्यूमेंट चार्जशीट में अटैच होंगे,
फिर उसके बाद जब वो सबसे पहला पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा जब भी तो वो चार्जशीट वालों का सबसे पहला पैसा दिया जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है, पहले कंप्लेनेंट है, उनके साथ जितने आप लोग क्लब में थे। तो ये प्रोसीडिंग। अब टाइम का तो मैं भी कुछ नहीं बता सकता हूँ। देखिए हीरा गोल्ड 2018 में हुआ था, 2026 में जाके उसका फाइनल मैच तो लेकिन फाइनल स्टेज पे है मैटर, तो बहुत जा रहा, लेकिन होगा ऐसा नहीं है, ना उम्मीद ही नहीं है। हाँ, लेकिन जितनी मेहनत आपकी रहेगी मेरी भी रहेगी। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी एसोसिएट है, मेरी टीम है, जो अल्लाह के शुक्र से मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम करते हैं हम। हम लोग क्या करें, हम लोग तो खाते तो वहाँ पे इतना क्राउड रहता है, और हमसे हम का बारे में तो बहुत देते ही ये फॉर्म रखते हैं लोग, अरे इतना नहीं लेंगे, ये है वो नहीं, इतनी ज्यादा वहाँ पे हो रहता है क्राउड, तो हमने बस देखिए कैसा है ना, वहाँ जा आयु को रहते हैं, आयु से हमें वो आयु सबसे नहीं मिलेंगी, सबसे मिलने जाएंगे तो वो बोलेंगे कि कितना टाइम चले जाएगा स्टेटमेंट के लिए। उनको सवालात करने पड़ेंगे कि सर हमारा स्टेटमेंट ले लो। उनके अगर वो नहीं सुनते तो उनके कंसर्न ऑफिसर, हायर अथॉरिटी डीसीपी है, वहीं बैठते हो, डीसीपी सर से मिला जाएगा, तो डीसीपी सर बोलेंगे, वो नहीं सुनेंगे तो कोर्ट में बोला जाएगा। ये भी एक वजह है, सब लोगों को पैसा खर्चा होगा, पैसा निकालने के लिए कोई भी काम फ्री में नहीं होगा। सर ने जैसे बताया आपको कि आपको ईओडब्ल्यू में जाकर जो फॉर्म फिलअप करके जमा करना है, सिर्फ उसकी फीस 350 रुपया है। यानी ये फॉर्म आपको ऊपर पहुंचाने में आपने खाली फॉर्म भरे हैं, स्टैम्प मार के लिए और लेके आ गए हैं, ये सोचे कि हमारा काम हो गया, वो कुछ नहीं हुआ है। आप अभी तक कंप्लेनर नहीं है, आपने कंप्लेन ही नहीं किया है, आपने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया है। जब तक आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होगा आपका केस ऊपर जाएगा नहीं। और कोई भी एक्सपर्ट वकील है वो आपसे मजा ले रहे हैं और आपको मजा दिखा रहे हैं। और आज जिनने काम शुरू किया है, आप लोग इधर लोग करता है, और हमने एक चीज का ध्यान रखा इस मीटिंग के अंदर, हमने एक चीज का ध्यान रखा है कि हमारे जितने भी लोग मीटिंग में आएंगे उनको तकलीफ नहीं हो, क्योंकि उसके पहले जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें आप लोगों ने बहुत तकलीफ उठाया है। हमारी बहन को चक्कर आ गया, बेहोश हो गई, किसी ने किसी को पत्थर मार दिया, कोई जख्मी हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं हो। इसके लिए मीटिंग ऐसी जगह पे रखी गई है जहाँ पे कोई हादसा पेश नहीं आवे। और कुछ ऐसे बैठो और दूसरे से सवाल पूछो, एक एक आदमी के लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया जाएगा। आपको जो भी सवाल पूछना है, सॉरी मोहसिन, आपको जो भी सवाल पूछना है आपके लिए 2 से 3 मिनट का वक्त है, और सर 5 मिनट में आपको जवाब देंगे। अगर मैं इसी तरह मीटिंग चलाते रहा तो सुबह हो जाएगी, मीटिंग खत्म नहीं होगी, और सर को भी जाना है। फिर आते मेरे को बोलिए 2 घंटे के अंदर जो कुछ कर रहे हैं आप करके दो। अभी 50 मिनट हो चुकी है, मीटिंग शुरू होगी और एक ही सवाल हुआ है, तो पहले ये है कि छोटी बात है। अभी सर सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फारूक शेख है। जैसे कि आपने कहा कि आप लोग उनकी प्रॉपर्टीज और जो भी उनका है उसका पता लगाइए और बताइए, तो अगर उन्होंने पहले से ही वो बेच दिया है तो उसके बाद क्या होगा, उसका क्या हाल है सर? हेलो, देखो कैसा है कि प्रॉपर्टी का अभी तक कोई बेची नहीं होगी। सबसे पहली बात, इतनी जल्दी में जब आरोपी भागता है तो ये सबसे पहले अपनी जान बचाता है। अभी जैसे एक आरोपी अरेस्ट हुआ है, उसमें अब वो अपने आप को विक्टिम कार्ड खेल रहा है, तो ये कह रहा है मैं विक्टिम हूँ, लेकिन जो जैसा लोगों का बोलना है कि जिसमें उसमें 2 से 3 आरोपी जो मेन प्राइम एक्यूज थे, जैसे अमानत का नाम है और एक तस्लीम का नाम है और एक को नईम का नाम है, और एक उसमें इन्वेस्टिगेशन में पता चला है एक फहीम भी है सर, फहीम और अजमल। हाँ, तो ये जो योगिनी मैडम का नाम बोले कौन है वो। देखो कैसा है ना, ये सब चीजें हमें ईओडब्ल्यू से करानी होंगी, उन्हें बताना होगा कि यही प्रॉपर्टी थी। अगर वो नहीं सुनते हैं तो उनके जो कंसर्न ऑफिसर है डीसीपी, उनसे बात मिलकर मीटिंग करना पड़ेगा कि हमारा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। और अगर मान लो वो लोग प्रेशराइज करने के बाद भी नहीं सुन रहे हैं तो फिर कोर्ट में हमें मूव करके कोर्ट के थ्रू एप्लीकेशन करके उन्हें पार्टी बनाना पड़ेगा, कोर्ट में बुलाना पड़ेगा और कोर्ट में बुलाकर उनको ये करना पड़ेगा। सर मेरा कंसर्न ये है कि ये प्लानिंग पहले से अगर चल रही होगी और उन्होंने ये काम पहले से ही शुरू कर दिया होगा अपनी प्रॉपर्टीज को निकालना बेचना, तो उसके बाद इसका क्या हाल है सर? ये बहुत बात का सवाल है। अभी सबसे पहला सवाल अपना क्या है, हम रिकॉर्ड पे जैसे आ जाए
जब तक हम रिकॉर्ड पे नहीं आएंगे ना, तो फिर ये एकदम बात का सवाल है। ये एजेंसी का काम है, वो एजेंसी करेगी, और एजेंसी बहुत चीजें ऐसी कर भी चुकी होगी, हमें शायद वो पता नहीं चलता है। जो कंसर्न ऑफिसर रहेंगे ना, उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी सीज भी की होंगी, जो आरोपी के माध्यम से उन्हें पता लगा होगा। जो एक आरोपी कस्टडी में है, जो जेल कस्टडी में होता है, उससे पूछताछ के लाए होंगे, तो उन्हें बहुत सारी चीजें बताई भी होंगी। तो कैसा है, हमारा पहला प्रेफरेंस रहेगा उसकी बेल रिजेक्ट कराना। अभी जो आरोपी कस्टडी में है उसकी बेल रिजेक्ट कराना, उसके साथ जो आरोपी अब्सकॉन्ड है, भागे हुए हैं, उन्हें अरेस्ट करवाना। मान लो वो देश में है, तो वो जो भी है उनका इन्वेस्टिगेशन की पुलिस करेगी, जो करना है पुलिस करेगी, ईओडब्ल्यू करेगी। देश से बाहर जा चुके हैं, वो एक अलग प्रोसीडिंग है। कैंसिलेशन ऑफ पासपोर्ट होता है, रेड कॉर्नर नोटिस होता है, ये बहुत बात की प्रोसीडिंग है। और रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, सबको पार्टी बनाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहला अहम मुद्दा है, हमें अपनी कंप्लेंट्स रिकॉर्ड पे पहले हम आ जाओ, जो एक नॉर्मल प्रोसीडिंग है। जब तक हम रिकॉर्ड पे नहीं हो ना, तो सिर्फ हमने एक फॉर्म भर रखा है, पेपर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो सिर्फ उनकी ऑफिस में रखा हुआ है। उनको जाके मिलना पड़ेगा, उनको पूरी चीजें बतानी पड़ेगी। जैसे हीरा गोल्ड में हम लोग कैसे करते थे, उनकी इन्वेस्टमेंट प्रूफ जो थे, जो आप लोग देते थे, स्लिप लेते थे, वो स्लिप, वो सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो डॉक्यूमेंट लगाकर और अपना एक एप्लीकेशन बना के वहां देते थे उनके फॉर्म के साथ। फिर हम उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते थे। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद फिर ये सब चीजें होती थी। और हमें भी शुरुआत में कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली थी, लेकिन धीरे 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 उसकी हमने सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट कराई, बॉम्बे हाई कोर्ट से रिजेक्ट कराई, फिर सेशन कोर्ट में जाकर 2021 या 22 में जब ग्रांट की गई, तो थोड़ा टाइम लगता है, होगा। देखो ऐसा नहीं है नहीं होगा, कोशिश करना हमारा काम है। बेशक। अगर कोशिश भी हम नहीं करेंगे तो फिर कुछ ओके, थैंक यू सर। चलो कोई बात नहीं।